Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, in your subject Principles of Accounting, we will discuss accounting standard issued by ICAI, यानी कि उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इशू किए गए हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ चुके थे, इसका कॉन्सेप्ट, इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन और क्या एडवांटेज होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर इशूड बाय ICAI को हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसको हम एक ट्रिक के थ्रू डिस्कस करते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद अब एक पर्सन है ए जो स्टार्ट करना चाहता है अपना न्यू बिजनेस, मतलब एक स्टोरी टेलिंग की तरह इसको हम कवर करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ ए वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो फर्स्ट AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसमें क्या आ रहा है, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्क्लोज़र होगा उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, जिससे उसके बिहाफ पर वो बहुत सारे वेरियस प्लान्स पॉलिसी बना सके अपने न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। फिर AS2 आता है। AS2 में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या आता है आपका, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या है, IND AS2 यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में उसने बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसी बनाई रिगार्डिंग द न्यू बिजनेस। अब उसके बाद क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा, वो एक्वायर करने के लिए बहुत सारे वेरियस इन्वेंट्रीज को अपने न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर AS3 आता है। AS3 में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इसके अकॉर्डिंग क्या है, बिकॉज ही नो दैट बाय सेलिंग इन्वेंट्रीज ही विल गेट कैश फ्लो। उसको पता है अगर वो अपनी इन्वेंट्रीज को सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, कैश फ्लो। मतलब उसने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज किया, फिर क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन कर रहा है, ये ए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जहाँ वो स्टार्ट करने चाह रहा है अपना नया बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है AS4। AS4 में क्या है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग है। अब वो क्या है, जो पर्सन है जो जिसने ये सोचा, जो ये जानता है कि वो सेल करेगा अपनी इन्वेंट्रीज तो उसको मिलेगा कैश फ्लो, वो अवेयर नहीं है बहुत सारी कंटिजेंसी से, और कि क्या उसके स्टॉक डिस्ट्रॉयड थे, कितने सही थे, मतलब वो पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। ठीक है, तो कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट आपका AS5। AS5 क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। इसमें क्या है कि अब क्या हुआ, आग लग गई उस स्थान पर किसी रॉन्ग इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ज़रिए से। पहले टाइम में ऐसा हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, जब हुआ तो जो उसका गुड्स था तो ड्यू टू फायर उसके एसेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब उन एसेट्स पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में ऐसे ही तो होता है कि जैसे जो उसकी मशीनरी है वो यूज़ हो गई या पुरानी है तो उस पर एसेट पे उसके डेप्रिसिएशन लगता है। तो AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस आया फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फिर आता है AS6 में आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, तो ड्यू टू फायर ऑल हिज एसेट्स गेट्स डेप्रिसिएटेड। क्लियर। फिर आया आपका AS7। AS7 में क्या आ गए आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिवाइज 2002 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, बिजनेस के बाद
लॉस ही इज़ नो गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिजनेस, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया तो क्या है, बिजनेस लॉस में गया, तो अब वो क्या करेगा, वो चाहेगा एक नया बिजनेस कंस्ट्रक्ट करना। फिर AS9 में हुआ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अकॉर्डिंग है, और ये क्लियर है कि कंस्ट्रक्ट करने के बाद न्यू बिजनेस ही विल जनरेट रेवेन्यू, वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा रेवेन्यू। ठीक है, फिर आता है आपका AS10 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। अब क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा एक्वायर करने फिक्स असेट अपने नए बिजनेस के लिए, मतलब यहाँ उसका बिजनेस पुराना ख़त्म हुआ, फिर उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो जनरेट करेगा रेवेन्यू, तो उसने एक्वायर किए फिक्स असेट्स अपने नए बिजनेस के लिए। ठीक है, नए बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया आपका AS11। ठीक, AS11 जो इफ़ेक्ट होगा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आएगा आपका रिवाइज्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंड 21 में। अब क्या हुआ, एज ही लॉस्ट एवरीथिंग इन दैट फायर एक्सीडेंट, जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसने अपना सब कुछ खो दिया, सो ही इज़ नाउ टेकिंग अ लोन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। अब उसने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज में उसने लोन ले लिया, मतलब इसको एज अ ट्रिक हम इसको पढ़ रहे हैं एक स्टोरी टेलिंग के बिहाफ से, जिससे आपको ये सीरीज समझ आ जाए कि किस स्टैंडर्ड के बाद क्या आने वाला है। ठीक है, फिर AS12 आया। AS12 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आ रहा है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में। वो बहुत क्लोज है ऐसे एग्जाम्पल में मोदी जी के। सो गवर्नमेंट गिव्स हिम ग्रांट टू रीस्टार्ट हिज बिजनेस, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के या फिर जो गवर्नमेंट है उसके क्लोज हो गया, तो गवर्नमेंट ने उसको परमिशन ग्रांट कर दी कि भाई तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, एज अ स्टोरी टेलिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है AS13। AS13 में आपके अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। नाउ ही हैज़ मनी रिसीव्ड फॉर फॉरेन लोन एंड ग्रांट, सो दिस टाइम ही डिसाइड टू मेक इन्वेस्टमेंट वाइजली। अब क्या हुआ, उसको मनी ग्रांट हो गई, फॉरेन लोन मिल गया, तो इस समय वो क्या है, वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टमेंट को कि वो वाइजली इन्वेस्टमेंट करे अपना जहाँ भी उसको करना है। फिर AS14 में आया अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। उसने क्या किया, उसने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाया, उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके बाद उसको रिसीव हुआ एक ऑफर अमालगमेशन का मुकेश अंबानी से। ठीक है, फिर AS15 में हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें क्या है, जब एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म हुए अबाउट द अमालगमेशन, दे शाउटेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स। जब एम्प्लॉयज़ को लगा कि अब मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, अब हमें अपने आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स के लिए करना चाहिए, शाउट करना चाहिए, तो एम्प्लॉय बेनिफिट आ गए। फिर इसमें फिर आए आपके AS16 में बोरोइंग कॉस्ट, सेटल डाउन करने के लिए एम्प्लॉय का बेनिफिट, जो पर्सन A है उसने और उधारी ले ली कि अब वो कैसे चुकता करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के को पैसा, तो उसने और कर्ज ले लिया। फिर उसके बाद में उसका बना सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो बना AS17 के अकॉर्डिंग। तो अमालगमेशन से पे ये ऑब्जर्व किया गया था कि उसका जो एक सेगमेंट था वो परफॉर्म कर रहा था नेगेटिवली। ठीक है, फिर आते हैं AS18 पे। ठीक, AS18 पे जो कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, जो सेगमेंट रिपोर्ट कर रहा था, रिवील्स कर रहा था कि अब नॉर्मल पेमेंट्स मेड हुए रिलेटेड पार्टी में। ठीक है, फिर आया उसका AS19 जो कि है लीजेस, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जो अब नॉर्मल पेमेंट है वो मेड हुए रिलेटेड पार्टीज में फॉर हाईली रेंटर्स हैज डिसाइडेड टू क्लोज इट डाउन। ठीक है, फिर आए आपके AS20 में अर्निंग पर शेयर क्लोज करने के बाद लीज सेगमेंट, जो ये सेगमेंट था, EPS इंक्रीज हो गया और सारे शेयर होल्डर जो हैं अब खुश हो गए। और फिर AS21 में एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और अब ईयर के एंड में जो A पर्सन है उसने प्रिपेयर किया एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
फिर AS 22 में आया अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट प्रॉपर टैक्स हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट। फिर आया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज ने अब कोई पेड नहीं किया किसी भी तरह का टैक्स अपने किसी एसोसिएट बिजनेस को, ठीक है। फिर आपका आता है AS 24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जो एसोसिएट हैं वो बिजनेस को अब डिसकंटिन्यू करेंगे। फिर AS 25 में आया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब वो क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे ऑथेंसिटी को उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस की जो अब डिसकंटिन्यू होने वाला है वो बिजनेस, और इंटरिम रिपोर्ट जो हैं उनको दोबारा से देखेंगे यानी कि रिव्यू करेंगे। फिर आया आपका AS 26। AS 26 में क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, तो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग है। तो आफ्टर ऑल जो एफर्ट्स हैं बिजनेस के वो मेड हुए उसके खुद के गुडविल पर जो इंटेंजिबल है। फिर आए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 पे है। उसकी गुडविल के आधार पर, उसके गुडविल के कारण वो जो है वो एंटर करेगा एक वेरी बिग रिपोर्ट में थ्रू जॉइंट वेंचर। कौन, पर्सन ए। फिर AS 28 में आया इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इसमें क्या है, जब कंप्लीट कर लिया जॉइंट वेंचर, जो एसेट्स थे वो अब जस्टिफाइज नहीं है और जो बुक वैल्यू है उनमें से कुछ एसेट्स की उसका रिजल्ट में आया है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। फिर आए आपके AS 29। AS 29 में क्या है, प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। तो जो ड्यूरिंग था जॉइंट वेंचर लेबर got injured and filed a case against the company which is creating a contingent liability for business, ठीक। फिर आते हैं आप AS 30 पे। AS 30 की बात करें तो AS 30 में सबसे पहले आपका AS 30 में आया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट हुआ। जो अमाउंट मनी है जो पेबल हो रही है लेबर की वो मेजर होगी कोर्ट के द्वारा। फिर आया आपका AS 31 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें प्रेजेंटेशन हुई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 में। एक ऑर्डर पास हुआ प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड मनी टू लेबर। फिर आया आपका AS 32 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 में है। अब क्या हुआ, अब उस केस का डिस्क्लोजर, उस केस का क्लोजर हो गया, जो पास हुआ था प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड मनी टू लेबर, ठीक है। तो ये थे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक हमने पढ़े। होप सो स्टूडेंट इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।